1925 में हमारे स्टूडेंट्स भैया ने एक इक्वेशन दी जिसको 1927 में उन्होंने पब्लिश कर दिया और ये इक्वेशन इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1933 में उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, है ना। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा अलग बना ये था कि ये नॉर्मल डेरिवेशन वगैरह करके नहीं आई थी, है ना। ये थोड़ा अलग तरीके से आई थी। उन्होंने अपने थोड़े इंट्यूटिव गेसेस इसमें डाले थे, मतलब अच्छा हो सकता है ये हो सकता है वो हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे इंट्यूटिव गेसेस उन्होंने अपने डाले थे और फाइनली ये इक्वेशन पे वो आए थे। ऑल्दो जब उन्होंने ये इक्वेशन लिखी थी उसका असली मतलब शायद वो भी नहीं समझ पा रहे थे, बट फिर भी उन्होंने अपने इंट्यूशन से इस इक्वेशन को लिखा था, है ना। ऐसा ही शायद आपने सुना हो कि जो हमारे रामानुजन सर थे, है ना, उन्होंने बहुत सारी मैथ्स की ऐसी इक्वेशन लिखी थी जिसका उनके पास प्रूफ नहीं था, लेकिन फाइनली वो जब चेक किया गया तो वो सारी इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ रही थी, है ना। तो आई लाइक दिस वेरी मच कि हम कोई थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से किसी चीज को समझने की कोशिश करें, है ना। तो वही उसी की इंस्पिरेशन लेके, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन लेके, है ना, थोड़ा सा ये लेक्चर है जिसमें हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन को ही समझेंगे थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। और जब हम इसको समझेंगे तो देखो, मतलब इसको क्या कहोगे, काइंड ऑफ एनोलॉजी ही मान लो बस। और फिर तुम सोच रहे हो कि ये पंखा यहाँ क्या कर रहा है, तो यार मेरे को ना गर्मी बहुत लगती है क्योंकि यहाँ पे ना पंखा नहीं चला पाता मैं, कहें कि वीडियो में आवाज आ जाती है फिर, तो इसलिए मैंने पंखा लगाया। देखो अभी चलाएंगे क्या होगा, चलो। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम लेने वाले हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन की एक बेसिक सी इंट्यूशन। मगर उस इंट्यूशन को लेने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने श्रोडिंजर्स इक्वेशन की जो पहली वीडियो थी वो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा और यहाँ आई बटन में भी आपको वो वीडियो दिख रही होगी। तो चलो, लेकिन अब कई सारे भाई साहब होंगे हमारे, है ना, थोड़े आलसी से जो वो वीडियो नहीं देखेंगे, तो उनके लिए एक बार क्विक रिकैप कर रहा हूं मैं उसी वीडियो का। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा लेक्चर छोटे में बता दूंगा। चलो, तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो चीज है ऐसी कुछ दिखती है हमारी श्रोडिंजर्स इक्वेशन, जिसके अंदर ये h कट स्क्वायर बाय 2m ये कांस्टेंट है, आयोटा h कट ये कांस्टेंट है। मगर हमने बोला था ये दो चीजें जो है ना बड़ी सही सी दिख रही थी, ये v और ये साई, है ना। तो v का भी मतलब समझ लेते हैं, साई का भी मतलब समझ लेते हैं। v जो है वो तो ये बता रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, मतलब आपका कौन सा एनवायरनमेंट के अंदर आप किसी सिस्टम की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं क्या, या फिर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं क्या, या फिर हम कोई फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम किस चीज की बात कर रहे हैं या किस एनवायरनमेंट में हम हैं, किस एटमॉस्फेयर में हम हैं, उसको हमारा दर्शाता है कौन, पोटेंशियल या V। तो अब पोटेंशियल या V जो है वो 0 हो जाता है जब हमारे फ्री पार्टिकल की बात होती है। जैसे कि फ्री पार्टिकल मतलब कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई इस पे टेंशन नहीं है ना। तो कोई अगर उसको फोर्स नहीं लगा रहा, उसको कोई टेंशन नहीं है दुनिया में, तो वो किसी से जुड़ा नहीं पड़ा, है ना, किसी से जुड़ा नहीं पड़ा, तो उसका पोटेंशियल एकदम 0 है ना। बचपन में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, तो जो पहला चार्ज लेके आते थे तो हम कहते थे इस पे तो कोई वर्क डन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। तो ये जो चीज है फ्री पार्टिकल के लिए तो ये 0 हो जाने वाली है। तो अभी जो हम एनोलॉजी देखेंगे उसमें हम फ्री पार्टिकल की ही बात करेंगे, तो इस चीज को तो हटा ही देते हैं, बब्बाई भाई साहब, बब्बाई। ठीक है, चलो। तो दूसरी चीज बची क्या, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वेव फंक्शन के बारे में पहला पॉइंट तो ये, यार इसकी कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, है ना। इसके स्क्वायर की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और वो क्या दिखाता है, हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दर्शाता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है, ये बड़ी सी इक्वेशन, ये एक्चुअली बता क्या रही है, ये टाइम एवोल्यूशन बता रही है हमारे वेव फंक्शन साई का। ये हमने बोला था कि ऑल्दो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो कंप्लीटली प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब कि हमें नहीं पता कोई पार्टिकल कहाँ मिलेगा, कोई चीज कहाँ मिलेगी, कंप्लीटली ये प्रोबेबिलिस्टिक है। मगर फिर भी जो वेव फंक्शन है वो समय के साथ बिल्कुल एक
डिटरमाइंड मैनर में इवॉल्व करता है, मतलब कि हमें पता होता है वेव फंक्शन थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा या उसके थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा। और क्योंकि हमें यह पता होता है कि वेव फंक्शन थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा, तो हमें यह भी पता होता है कहीं पर मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी देर में कैसी हो जाएगी। और अगर हमको प्रोबेबिलिटी पता लग जाती है तो दैट टू इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, है ना। हमें उससे भी तो कुछ फायदा हो सकता है ना, कि हाँ यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी इतने समय बाद इतनी ज्यादा हो जाएगी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अच्छा ऐसे ही अब इस चीज को देखते हैं। ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम क्या दर्शा रहा था? ये डायग्राम दर्शा रहा था एक इलेक्ट्रॉन को। ये पूरा का पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का। तो जब इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम देखेंगे तो जहां पर हमको ये डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है, वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, और जहां पर हमको डेंसिटी कम नजर आ रही है वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो यहाँ वेव फंक्शन कहाँ आया? देखो हमने क्या बोला था कि वेव फंक्शन जो होता है ना, वो हर पॉइंट ऑफ टाइम एंड हर पॉइंट ऑफ स्पेस, मतलब हर चीज के साथ, इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट के साथ, हर टाइम पर एक ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ा हुआ होता है। तो इस पॉइंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ा होगा जो समय के साथ चेंज होता होगा, है ना। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वेव फंक्शन को हमने ये बोला था कि ये हर पॉइंट ऑफ स्पेस एंड हर पॉइंट ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और दूसरा वेव फंक्शन के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन थी? वेव फंक्शन के बारे में हमने, अगर हम अपनी दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स के अलग जगहों पे जाएं तो वेव फंक्शन क्या होता है, जिस वेरिएबल में भी हम किसी चीज की इक्वेशन को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लाइट की बात करते हैं। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसकी जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही दोनों चीजें हैं जो कि समय के साथ ऑसिलेट कर रही हैं या डिस्टेंस के साथ ऑसिलेट कर रही हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो वेव फंक्शन है वो लाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, साउंड के केस में प्रेशर का वेव फंक्शन हो जाता है ना। तो हर अलग अलग केस में अलग अलग वेव फंक्शन हो जाता है। अगर हम स्ट्रिंग की वेव लेंगे तो वो वाई डिस्प्लेसमेंट जो है वही हमारा मतलब जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा वेव फंक्शन होगा, है ना। ऐसे हम काफी कुछ जान चुके थे और ये बेसिक वेव का काम है, ये बेसिक वेव का काम है, मतलब हर वेव के अंदर एक ना एक वेव फंक्शन होगा। तो इसलिए और यही थॉट था हमारे डिब्रॉय भाई का कि नहीं, मतलब यही थॉट था हमारा वेव फंक्शन लाने का। क्या वेव फंक्शन लाने का थॉट था कि अगर जो क्या नाम है पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड कोई वेव है तो उसके लिए कोई ना कोई तो वेव फंक्शन होगा, है ना। जो भी वेव फंक्शन होगा उसको हमने ये त्रिशूल का नाम दे दिया था, साई का नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। अगर अभी ये सुन के, कहानी सुन के कुछ चीज ऐसी लगी हो कि क्लियर नहीं है तो जाओ अगेन भाई साहब वो वीडियो पे जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो हटा रहा हूं मैं, तो चलो अब अपनी कहानी चालू करते हैं। हमने वेव फंक्शन का मतलब क्या समझा था, हर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि स्क्वायर होने पे प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वही इक्वेशन को एक अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन में एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, हमारी ये रियल लाइफ की सिचुएशन है जिसमें यहाँ पंखा लगा हुआ है जिसको हम ऑन कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो करना हो कर सकते हैं। ठीक, तो देखो हमने ये पढ़ा था जो वेव फंक्शन साई है वो लाइट के केस में हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, साउंड के केस में हो जाएगा प्रेशर फील्ड एटसेट्रा। अगर हम यहाँ पे पंखे को चला दें तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हवा के पार्टिकल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, ये हवा के पार्टिकल्स हैं और यहाँ एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में ये जितना आगे जा रहे हैं उतना एक्स एक्सेस आगे बढ़ रही है, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 एटसेट्रा। यहाँ इस लेयर पे होगा कुछ प्रेशर P1, इस पे P2, इस पे P3, इस पे P4। अब नोटवर्दी पॉइंट ये है कि ये जो सारी लेयर्स है ना असल में तो बहुत ही पास पास हैं, मैंने थोड़ा दूर दूर बनाई है ताकि हम ढंग से समझ सके इसको। ठीक है, तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर हम ये वेव फंक्शन को, साई को, अपना जो क्वांटम
फिजिक्स में वेव फंक्शन था उसको छोड़ के हम यहाँ पर एक प्रेशर की तरह मान लें, ठीक है, किसकी तरह मान लें, प्रेशर की तरह। क्या होगा, जैसे ही मैं ये पंखे को ऑन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से पंखा घूमना चालू होगा, जैसे ये घूमेगा यहाँ पर हवा आएगी, मतलब कि प्रेशर आएगा, ठीक है। तो वैसे तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि ये ऑसिलेट करे, फिर इसको ऑसिलेट कराए, फिर इसको ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन हम आसानी के लिए ऐसे मान लेते हैं, ये सारे पार्टिकल इधर आ देंगे, ये सारे पार्टिकल इधर आ देंगे, ये सारे पार्टिकल इधर आ देंगे, वो सारे पार्टिकल इधर आ देंगे, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया केस 1। केस 1 में क्या है कि हमने ना पंखे को ऑफ किया हुआ है। जब हमारा ये पंखा ऑफ है, जब हमारा ये पंखा ऑफ है तो कोई प्रेशर नहीं होगा, है ना इधर होगा ना इधर होगा, कहीं प्रेशर नहीं होगा। तो मतलब कि ये जो साए है या फिर ये जो प्रेशर है, अब देखो साए को ही प्रेशर है, साए ही हमारा प्रेशर है, तो यहां मैं पूरे साए को मिटा करके प्रेशर लिख देने वाला हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आई होप क्लियर है। तो अगर प्रेशर 0 है तो ये 0, ये भी 0, दोनों 0 होना भी चाहिए, है ना, इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए होना भी चाहिए। तो मतलब कि पहला केस तो एकदम सही सेट बैठ रहा है कि जब ऑफ होगा पंखा तब dp बाय del p बाय del t भी 0 होगा, del स्क्वायर ऑफ p भी 0 होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगेन ये फ्री पार्टिकल के लिए ही पढ़ रहे हैं अभी। चलो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस हमने किया कि हमने पंखे को ऑन कर दिया और ऑन किया और कांस्टेंट स्पीड पे ऑन किया, मतलब कि ये जो पंखा घूम रहा है ना, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। तो एक बार सोच सकते हो कि क्या होगा, पॉज करो और सोचो क्या होगा। सोच लिया? अब देखो क्या होगा कि ये वाली जो लेयर है, ये पंखा इस लेयर को धक्का मारेगा, है ना, ये लेयर के सारे पार्टिकल इधर जाएंगे, फिर इनको धक्का मारेंगे, फिर ये लेयर के सारे पार्टिकल इधर जाएंगे, इनको धक्का मारेंगे, ये लेयर के सारे पार्टिकल इधर जाएंगे, इनको धक्का मारेंगे। अगर मैं आपसे एक बचपन का सवाल पूछूं कि यार दो मासेस हैं, एक मास m और दूसरा भी मास m, इसको मैंने यहां पर भेजा कुछ u की रफ्तार से और फाइनली ये इससे टकराया, तो फाइनली दोनों की क्या वेलोसिटी होगी अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यार ये होता है कि ये वाला जो पार्टिकल है ना, दूसरा वाला है, उसको रफ्तार मिल जाती है u की, और ये जो पार्टिकल था इसको रफ्तार मिल जाती है 0 की। मतलब कि इसका पूरा का पूरा मोमेंटम इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इसका पूरा मोमेंटम इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, ये भाग गया और वो रुक गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसी से न्यूटन क्रैडल भी एकदम मस्त सा बनता है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आपको ये बात क्लियर है तो आई होप ये चीज भी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स आए, इसको धक्का मारा, आगे गए, फिर इन वाले सारे पार्टिकल्स ने इनको धक्का मारा, आगे गए, इन वाले पार्टिकल्स ने इनको धक्का मारा, सारे आगे गए। तो आप ये समझ पा रहे हो, आई होप ये समझ पा रहे हो कि जो प्रेशर है वो कैसे वेरी कर रहा है। यहां पर अगर इस लेयर में कुछ प्रेशर P1 जनरेट हुआ इस पंखे के चलने से, वो सारे ही पार्टिकल इधर आ गए और इनको उतना ही प्रेशर दे दिया, और तो इसमें भी P1 जनरेट हो गया। फिर ये सारे पार्टिकल ही इधर आ गए तो इसमें भी P1 जनरेट हो गया, ये सारे पार्टिकल ही इधर आ गए, इसमें भी P1 हो गया। अब तुम पूछ रहे होगे भैया यहां तो खाली हो गया ना, नहीं, वो पीछे वाले आ जाएंगे ना, उसके बाद उसके पीछे वाले आ जाएंगे ना, है ना। तो कहने का मतलब ये कि तुम x के साथ जितना भी आगे चले जाओ, तुम्हारा प्रेशर चेंज नहीं होगा। मतलब कि ये कह सकता हूं ना कि del p बाय del x का क्या मतलब है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू दिस x एक्सिस। चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। पक्का सोच लो, ठीक है, नहीं समझ आया खुद सोचो, आ जाएगा अभी। ठीक है, और अब देखो इस केस में, देखो इसी केस में हमारा केस 2 में जब हमने कांस्टेंट स्पीड से ऑन किया है, जब मैं कांस्टेंट स्पीड से ऑन करूंगा तो जो प्रेशर मैं लगा रहा हूं या मेरा पंखा जो प्रेशर लगा रहा है वो तो एक कांस्टेंट ही लगा रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो एक कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है। अगर वो प्रेशर कांस्टेंट लगा रहा है तो कहना है इससे कि उसके प्रेशर का समय के साथ अगर डेरिवेटिव किया जाए तो वो 0 होगा, है ना। मतलब कि del p बाय del t 0 होगा प्रेशर का समय के साथ।
कोई वेरिएशन ही नहीं है, क्योंकि एक ही स्पीड से घूम रहा है, एक स्पीड से घूम रहा है तो उतना ही प्रेशर लग रहा है हर समय पर। ठीक है, तो डेल पी बाय डेल टी जीरो। दूसरा, डेल पी बाय डेल एक्स क्यों जीरो हुआ? क्योंकि यही सारे पार्टिकल इधर आए, इनको धक्का मारा, इधर आए, इनको धक्का मारा, इधर आए, इनको धक्का मारा, और जितना इनके पास मास था उतना ही इनके पास मास है, तो क्या होगा, उतना ही प्रेशर लगाता रहेगा, लगता रहेगा। मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो कि पूरा का पूरा ये ऐसा, मतलब यहाँ के पीछे भी एयर पार्टिकल्स हैं, यहाँ के आगे भी एयर पार्टिकल्स हैं, तो पूरा ऐसे आगे जाता रहेगा, जाता रहेगा, और एक कांस्टेंट प्रेशर, एक इक्विलिब्रियम टाइप का अटेन हो जाएगा, है ना। तो हमारा डेल पी बाय डेल एक्स भी जीरो हो जाएगा। अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो डेल पी बाय डेल एक्स जब जीरो होगा तो डेल स्क्वायर ऑफ पी भी जीरो होना चाहिए। और डेल स्क्वायर का क्या मतलब है इस केस में? तो हम डेल स्क्वायर का एक्चुअली मतलब तो यही है ना, डेल बाय डेल एक्स, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ प्रेशर, है ना। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ प्रेशर ही जीरो है, तो ये पूरा क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी। मतलब कि जब हमारा डेल पी बाय डेल टी जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया। अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां तक आई होप आपको केस 1 और केस 2 तो क्लियर हो गया होगा। केस 3 एक बार देखते हैं। और केस 3 में क्या है कि हमने ना इस पंखे की रफ्तार बढ़ानी चालू कर दी। मान लो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने ऐसे किया कि ये बटन दबाया, सजदार उस पंखा पहले धीरे है, तेज 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 ऐसे तेज होता रहेगा, बहुत तेज हो जाएगा फाइनली, है ना, और होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो ये है मेरा केस 3 कि मैं स्पीड इसकी इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इसकी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं, डज दैट मीन कि मैं इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं। यहां पर जो भी प्रेशर होगा वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब कि डेल पी बाय डेल टी मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं डेल पी बाय डेल टी इंक्रीज कर रहा हूं तो इस इक्वेशन की बदौलत अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो लैप्लाशियन वाली चीज है ये बढ़नी चाहिए मगर नेगेटिव डायरेक्शन में, मगर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक बार हम लैप्लाशियन वाली चीज को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो देखो, लैप्लाशियन जो होता है ना, लैप्लाशियन होता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, आई लव डॉग्स। ठीक है, तो मैं कुत्तों से मतलब आई लव है तो लैप्लाशियन एल, और डॉग्स है तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई लव डॉग्स तो लैप्लाशियन बराबर हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। आप भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा फील ले लेते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कोई भी चीज कितना डाइवर्ज कर रही है या कितना निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं, तो उनको हम डाइवर्जिंग फील्ड कहते हैं। मगर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर कन्वर्ज कर जाती हैं या फिर उसके अंदर जाके मिल जाती हैं, तो इसलिए उसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। तो डाइवर्जिंग क्या होगा, जहां से कुछ चीज निकल रहा है। कन्वर्जिंग क्या होगा, जहां पे कुछ चीज जा रहा है। तो जब भी कोई चीज डाइवर्जिंग होगी तो उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई भी चीज डाइवर्जिंग होगी तो उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन कोई भी चीज कन्वर्जिंग होगी तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात को अब आई होप कईयों को पता ही होगा, बट फिर भी चलो। तो इसको अगर फ्लूइड फ्लो के एग्जांपल से आप देखो तो ऐसा समझो कि बहुत सारा फ्लूइड जा रहा है मगर बहुत कम निकल के आ रहा है। तो यहाँ ये जो है इसके लिए हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि अंदर मान लो कोई सिंक टाइप का होगा जो कि सारा पानी को खींच ले रहा होगा या फ्लूइड को खींच ले रहा होगा। तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस का एक इंट्यूटिव सा फील। या फिर अगर इसको उल्टा केस देखें कि थोड़ा सा जा रहा है मगर बहुत सारे निकल रहा है, तो मतलब अंदर कोई सोर्स टाइप का होगा, और सोर्स टाइप का होगा तो ये ही लैप्लाशियन या फिर इसका इस पूरे का डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक आई होप आप सबको बात क्लियर है। तो इसी चीज को यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, और यहां पर किस चीज में देखेंगे हम, प्रेशर की सेंस में। ठीक है, तो मान लो ये मेरा पंखा था, इस पंखे का मैंने ये वाला तीसरा बटन दबाया। जैसे मैं बटन दबाऊंगा तो प्रेशर इसका क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये जो है, ये जो पंखुड़ियां हैं वो तेज 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 पहले धीरे घूमेंगी, फिर तेज 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 ऐसे करते करते तेज होती रहेंगी और फाइनली बहुत तेज हो जाएंगी।
तो इसी चीज के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, या ऐसा कह लो कि इसके अंदर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके पंखुड़ियों में, ठीक है। तो फाइनली इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हमें देखना है ये जो पार्टिकल्स थे ना बाहर, इनका क्या हो रहा है। आप एक बात सोचो कि देखो यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया, यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे उनको ये कुछ स्पीड देगा, वही वाली स्पीड ये आगे जाके इनको देंगे, है ना। मगर तब तक तो, जब तक ये आगे जा रहे थे तब तक तो ये जो है पंखा जो है उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी ना, है ना। तो जो पीछे से पार्टिकल आए हैं उनको ये स्पीड और ज्यादा देगा, समझ रहे हो आप, है ना। उनको ये स्पीड और ज्यादा देगा। तो अगर मैं फाइनली यहां पर और यहां पर प्रेशर्स को कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिखेगा कि यहां वाले जो प्रेशर होंगे वो हमेशा ही ज्यादा होंगे, है ना, और उनके डिफरेंसेस भी ज्यादा होंगे यहां वाले प्रेशर्स के देन यहां वाले प्रेशर के। तो यहां की अगर मैं कोई भी लेयर लूंगा उनके प्रेशर्स बहुत ही कम होंगे, मतलब प्रेशर बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो असल में वो है जो थोड़ी देर पहले चल के आया था, मतलब वो काइंड ऑफ वो वेव है जो थोड़ी देर पहले चल के आई थी। मगर ये वो वेव है जो अभी चल रही है, और अभी जो है हमारे पंखे की रफ्तार काफी ज्यादा है उससे जो थोड़ी देर पहले था, है ना। तो मतलब कि एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, यहां अगर प्रेशर के ग्रेडियंट देखें या प्रेशर ही देख लो, ग्रेडियंट फिर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे हम, फाइनली प्रेशर ही देख लेते हैं। तो यहां जो प्रेशर होंगे और यहां जो प्रेशर होंगे, इन दोनों में ये बहुत ज्यादा होंगे, ये बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका वही हम डाइवर्जेंस निकालें, अच्छा ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर मैं जा रहा हूं, तो जो मैं अगर डाइवर्जेंस निकालूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हाँ, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा है लेकिन यहां बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही तो सीन हो गया कि बहुत ज्यादा फ्लो जा रहा है मगर बहुत ही कम फ्लो निकल रहा है, तो प्रेशर बहुत ही ज्यादा आ रहा है, बहुत ही कम निकल रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई साहब डाइवर्जेंस इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो है, या फिर पूरा का पूरा लैप्लाशियन जो है, जो कि एक्चुअली डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ही था, है ना, ऑफ प्रेशर, क्योंकि अब हमारा जो वेव फंक्शन है वो प्रेशर ही है, ये चीज हमारी नेगेटिव आनी चाहिए। और ये चीज नेगेटिव कब आनी चाहिए? जब हम इसका वो स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, जब हम इसकी स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये देखो, जब हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं समय के रिस्पेक्ट में, जब हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये चीज नेगेटिव आनी चाहिए, ये चीज नेगेटिव आनी चाहिए। यहां पे देखा अभी हमने, और नेगेटिव आ रही है, मतलब कि यहां नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव कैंसिल, फाइनली इक्वेशन होल्ड कर सकती है ना। और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर का रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसकी आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है ना, ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ती जाएंगी आपकी, मतलब कि ये वेक्टर और लंबे होते जाएंगे और ये उसके रिस्पेक्ट में और छोटे होते जाएंगे। जैसे ये वेक्टर और लंबे हो जाएंगे, ये वेक्टर उसके रिस्पेक्ट में और छोटे हो जाएंगे। तो मतलब कि वो जो डाइवर्जेंस थी वो और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। डाइवर्जेंस जो थी वो और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगी। देखो, इसको बस हमने इंट्यूशन डेवलप करने के लिए ही समझा है, कोई एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। बस इंट्यूशन डेवलप करने के लिए ही समझा है। तो आई थिंक ये ऑन ऑफ वाला आपको केस समझ में आ गया होगा कि जब हमने ऑफ रखा तो क्या हुआ। ये केस समझ में आ गया होगा जब हमने सेम स्पीड पर उसको घुमा रहे थे। जब ये सेम स्पीड पर घूम रहा था तो ये बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम की तरह मेंटेन हो जाएगा, जितनी हवा आ रही है उतनी जा रही है ना। तो फाइनली हमारा जो डेल पी डेल एक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो ये सेकंड केस आपको समझ में आ गया होगा जब हमने इसको सेम वेलोसिटी से घुमाया, एंगुलर वेलोसिटी इसकी सेम थी। तीसरा केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा जब हम उसको स्पीड को बढ़ाए जा रहे थे। चौथा केस है कि आप उसकी स्पीड को डिक्रीज करते जाओ, ठीक है। पहले उसकी बहुत ज्यादा थी, अब धीरे करते जाओ। जैसे इसको सोचा है बिल्कुल वैसे इसको सोच सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, इतना तो कर ही सकते हो यार, पूरा का पूरा हो ही गया अपना, ठीक है। आई होप यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो ये आई होप थोड़ी सी इंट्यूशन आपको डेवलप करने में हेल्प करी होगी
कि ये जो इक्वेशन है इसमें डेल स्क्वायर क्या कर रहा है और डेल डेल टी क्या कर रहा है ना, और वो नेगेटिव के आसपास क्यों दिख रहे हैं हमको या दिखते हुए समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी एक और बात कि एक्चुअली हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था जब हमने इसको डिराइव किया था तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन की नॉर्मल इक्वेशन लगाई थी कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि श्रोडिंजर्स इक्वेशन इज वेरी मच लाइक एनर्जी कंजर्वेशन ओनली। ठीक है, और हम कुछ ऑपरेटर जैसा पढ़ेंगे कि हम हैमिल्टोनियन इस पर लगा रहे हैं। हैमिल्टोनियन एक एनर्जी का ही ऑपरेटर होता है हम एनर्जी का ऑपरेटर लगा रहे हैं तो कुछ एनर्जी टाइप का आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको और भी समझ में आएगा। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन और ऐसे और उसी में ही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन भी आ जाएगी। ओके, तो चलो बाय बाय। आई होप ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आया तो बाय।